हम मेमोरीज को भूलने की कोशिश कर सकते हैं, उन्हें अपने दिमाग के कोने में छुपा कर रख सकते हैं, पर क्या उस हिस्ट्री को इरेज कर सकते हैं जिसकी वजह से मेमोरीज बनी? हेलो एवरीवन, नाम है निशा। चैनल किसी कहानी किताबों पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक और इंटरेस्टिंग नॉवल की समरी लेकर हाजिर हो चुकी हूँ। नॉवल का नाम है कलरलेस सुकुरु तोज़ाकी एंड हिज ईयर्स ऑफ पिलग्रिमेज बाय जापानीज ऑथर हिरुकी मुराकामी। ये नॉवल जो 2014 में पब्लिश हुई। बहुत बार ऐसा होता है ना कि कोई एक इंसिडेंट आपकी लाइफ में ऐसा होता है जिसकी वजह से आपकी जिंदगी के मायने बदल जाते हैं। आप अपने ऊपर ही सवाल उठाने लगते हो, मेरी जिंदगी के क्या मायने हैं, मैं क्यों जिंदा हूं, मुझे क्या करना चाहिए, या फिर क्या मैं एक अच्छा इंसान हूं या नहीं। बहुत सारे ऐसे सवाल हमारे अंदर पैदा होते हैं हमारे आसपास के लोगों के बिहेवियर के कारण, उनके हमारी तरफ के एटीट्यूड के कारण। ऐसा ही कुछ हुआ है सुकुरु तोज़ाकी के साथ भी। जो जब 20 साल का था तब उसके 4 दोस्त जो उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, उसकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा थे, उन्होंने बिना कुछ बताए उसे अपनी जिंदगी से निकाल दिया। उसके लिए जिंदगी के तब मायने बदल चुके थे और वो जीना नहीं चाहता था, वो सुसाइड करना चाहता था। उसकी एपेटाइट खत्म हो गई थी, खाने का उसका मन ही नहीं करता था। उसे लगता था कि अब जीकर क्या फायदा। अगर सुकुरु की बात करें तो वो एक ऐसा लड़का था जिससे बच्चों से ज्यादा उसके माँ बाप प्यार करते हैं। एक डिसिप्लिन लड़का, हर काम टाइम पर करता है, सुबह जल्दी उठता है, ब्रश करता है, नहाता है, जो पेरेंट्स कहते हैं, जो टीचर्स कहते हैं, वो सब कुछ करता है। टाइम पर अपना स्कूल का सारा काम खत्म करता है, कभी किसी चीज के लिए ना नहीं कहता। कोई गलत काम या इनडिसिप्लिन ये लड़का कभी हो ही नहीं सकता। ऐसा लड़का सुकुरु तोज़ाकी, जिसे लगता है कि उसकी जिंदगी एक खाली बर्तन की तरह है जिसका कोई मतलब नहीं है, जिसके होने से इस दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो अपनी जिंदगी को खत्म कर देना चाहता है। ये लड़का सुकुरु, जो कि जापान के एक शहर नगोया में पैदा हुआ, वहीं पला बड़ा। स्कूल के दौरान एक इंटर्नशिप प्रोग्राम में इसकी मुलाकात हुई 4 लोगों से जो कि उसी के स्कूल के थे। इन 5 लोगों ने एक ही टीचिंग प्रोग्राम ज्वाइन किया था, जिसकी वजह से इन्हें लग रहा था कि ये फेट है। इन 5 का मिलना भगवान चाहते थे और इन 5 के बीच में एक बहुत अच्छी, बहुत गहरी दोस्ती हो गई थी। 5 में से एक भी अगर नहीं है तो ये सर्कल पूरा नहीं होता था। 5 अपने आप में इस ग्रुप के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। जो बाकी 4 लोग थे उन सबके नाम किसी न किसी रंग के साथ जुड़े हुए थे, पर सुकुरु का नाम, उसका नाम किसी भी रंग के साथ नहीं जुड़ा था। इसीलिए उसे लगता था कि वो कलरलेस है। इसी वजह से वो अपने आप को इस ग्रुप से थोड़ा अलग तो समझता था, पर उसके दोस्त ऐसा कभी महसूस नहीं होने देते थे। उसके ग्रुप में 2 लड़के थे और 2 लड़कियां। एक था आका मात्सु, जिसे ये आका बुलाते थे, जिसके नाम का मतलब था रेड पाइन, जो चश्मा पहनता था, स्टूडियस लड़का था, क्लास में सबसे पीछे बैठता था। दूसरा था ओमी, जिसे ये आओ बुलाते थे, जिसके नाम का मतलब था ब्लू सी। ये लड़का एक हैप्पी गो लकी लड़का था जो हमेशा मस्ती करता था। और 2 लड़कियां, शीरेन, जिसे ये शूरो बुलाते थे, जिसके नाम का मतलब था वाइट रूट। शीरो जो कि म्यूजिक में बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी इंसान थी, बहुत ब्यूटीफुल भी थी, और शीरो को सब लोग बहुत पसंद करते थे। चौथी थी कोरोनो, जिसे ये लोग कूरो बुलाते थे, जिसके नाम का मतलब था ब्लैक फील्ड। वहीं सुकुरु के नाम का मतलब था क्रिएटिव या फिर बिल्ड। उसके फादर ने उसका ये नाम इंटेंशनली रखा था। ये 5 लोग डेली मिलते, डेली बहुत सारी बातें करते, एक रूटीन बन गया था। इन 5 को एक साथ ही रहना था, एक दूसरे के बिना जैसे इनका दिन पूरा नहीं होता था। जब स्कूल खत्म होने वाला था तो सबको कॉलेज में जाना था, डिसाइड करना था कि कौन कहाँ जाएगा। सब लोगों ने डिसाइड किया था कि वो नगोया के छोटे से शहर में ही रहेंगे, वहीं पर रहकर कुछ ना कुछ करेंगे। वहीं पर ये दोनों लड़कियां एक छोटे से कॉलेज में एडमिशन लेने वाली थी, तो दोनों लड़के भी वहीं पर कुछ करने वाले थे। पर सुकुरु ने डिसाइड किया था कि वो टोक्यो जाएगा, क्योंकि उसका इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ ट्रेन स्टेशंस में था और वो उसी में अपने करियर को परस्यू करना चाहता था। ट्रेन स्टेशंस बिल्ड करना चाहता था, उसी का इंजीनियर बनना चाहता था। और वो निगोया छोड़कर टोक्यो चला गया था।
हालांकि टोक्यो से नगोया बहुत ज्यादा दूर नहीं है। वीकेंड्स पर वो यहाँ आता रहता था, ढेर सारी बातें करता था, ये लोग लेटर्स भी लिखते थे। पर एक बार जब वो वीकेंड पर नगोया आया, उसने अपने फ्रेंड्स को कॉल किया तो किसी ने भी उसके कॉल का रिस्पॉन्स नहीं किया। उन्होंने कॉल नहीं उठाया, उनके पेरेंट्स ने कॉल उठाया और कह दिया कि वो लोग घर पर नहीं है। जब वो बार बार ट्राई करता रहा तो फाइनली उसे जवाब मिला कि वो लोग उससे बात नहीं करना चाहते और वो दोबारा उन लोगों को कॉल ना करे। सुकुरु पूछना तो चाहता था कि आखिर कारण क्या है, क्यों वो लोग इस तरह से बिहेव कर रहे हैं, पर वो पूछ ही नहीं पाया था। वो इतना ज्यादा टूट गया था, इतना ज्यादा शैटर्ड हो गया था कि उसके पास कुछ शब्द ही नहीं बचे थे। क्या पूछे, क्या कहे, आखिर क्या कारण था, वो बिल्कुल भी नहीं जानता था। उसे कोई आइडिया नहीं था, पर उसने किसी से नहीं पूछा था। आज जब वो 36 इयर्स का हो गया है, 36 साल का हो चुका है, तब भी उसकी जिंदगी पर उस इंसिडेंट का एक बहुत गहरा असर है। हालांकि आज वो मरना नहीं चाहता, जीना चाहता है। वो एक इंजीनियर है, ट्रेन स्टेशन बिल्ड कर रहा है, काम कर रहा है, अच्छी जिंदगी है, पर शायद उसी इंसिडेंट की वजह से वो रिलेशंस नहीं बिल्ड कर पाता। वो किसी भी लड़की के साथ रिश्ते में नहीं आ पाता, ज़्यादा लोगों से दोस्ती नहीं कर पाता, अकेला है। और जब फाइनली उसे एक लड़की मिलती है जिसके साथ उसकी अच्छी दोस्ती होती है, जिसके साथ वो जिंदगी बिताना चाहता है, सारा, उसे पहली बार वो अपने दोस्तों की एक कहानी बताता है। तब सारा उसे कहती है कि उसे अब दोस्तों से मिलकर कारण पूछना चाहिए, क्योंकि उस सब का आज भी सुकुरु की लाइफ पर बहुत गहरा इम्पैक्ट हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। एक बार उसे ये सब कुछ खत्म करना होगा, हिम्मत करके उन लोगों से कारण पूछना होगा, तभी वो जिंदगी में आगे बढ़ पाएगा। सुकुरु आनाकानी करता है। तब सारा कहती है कि अगर वो सारा के साथ जिंदगी बिताना चाहता है, अगर वो सारा को अपनी जिंदगी में चाहता है, तो उसे ये करना ही होगा, अपने उन दोस्तों से मिलना ही होगा। सारा जानती है कि इंटरनेट का जमाना है, आप किसी के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, और वो सुकुरु को कहती है कि वो उसके उन सभी दोस्तों की सारी इंफॉर्मेशन निकाल कर उसे देगी, बताएगी कि वो आज कहाँ रहते हैं, क्या कर रहे हैं। और सुकुरु को क्या करना है, उसे जाकर उनसे मिलना है और पूछना है कारण, क्यों बिना कुछ बताए उन्होंने सुकुरु को अपनी जिंदगी से निकाल दिया। सुकुरु के पास कोई चारा नहीं है, वो सारा को खोना नहीं चाहता और वो अग्री करता है। अगर सारा की बात करें तो वो एक बहुत स्मार्ट लड़की थी, इंटेलिजेंट थी, अच्छी कंपनी में जॉब करती थी, एक ट्रैवल एजेंसी में बहुत अच्छी पोस्ट पर थी। उसे कपड़े देखकर ही आप समझ जाएंगे कि वो एक क्लासी लड़की है, एक अलग क्लास है उसकी। फिर भी वो सुकुरु के साथ जिंदगी बिताना चाहती है। सुकुरु इस बात को लेकर कंफर्म तो नहीं था, पर फिर भी वो सारा को पाना चाहता है और उसे सारा के लिए ये करना ही होगा। यहाँ से कहानी एक बार फिर पास्ट में जाती है, जब वो कॉलेज में था। सुकुरु को 6 महीने तक बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो गया था, ना कुछ खाता था, ना नींद आती थी, स्केलेटन की तरह हो गया था, किसी से बात नहीं करना चाहता था, घर तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता था। नगोया वो कभी नहीं जाएगा उसने सोचा था, पर पेरेंट्स के फोर्स करने पर वो गया था। हाँ, वहां जाकर सिर्फ घर के अंदर रहा था, किसी दोस्त से मिलने की, पूछने की कोई कोशिश नहीं की थी, घर वालों को कुछ नहीं बताया था। क्या कॉलेज में भी ज्यादा दोस्त नहीं बना पाता था, किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। एक ही टेंशन रहती थी, आखिर क्यों उसके दोस्तों ने उसे इस तरह से बिना कुछ बताए छोड़ दिया। उसका सिर्फ एक ही दोस्त था, एक ही सहारा था, और वो था स्विमिंग। उसे स्विमिंग करना बहुत पसंद था। वो रिलैक्स हो जाता था, कॉलेज के बाद देर तक स्विमिंग करता, फिर घर जाकर खाना खाता और सो जाता। यही स्विमिंग करते हुए ही उसे एक लड़का मिला था जिसका पैशन उसी की तरह स्विमिंग था, उसी की तरह वो क्लासिकल म्यूजिक सुनता था, उसी की तरह उस लड़के के भी ज्यादा दोस्त नहीं थे। उस लड़के का नाम था हाइडा।
हाइडा और सुकुरु दोस्त बन गए थे। हाइडा सुकुरु के घर पर आने लगा था, दोनों घंटों बातें करने लगे थे। हाइडा को कुकिंग का बहुत शौक था और सुकुरु की कुकिंग बहुत खराब थी। सैटरडे रात को हाइडा सुकुरु के घर रुक जाता और सुबह उठकर उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाता। दोनों बहुत बातें करते थे, पर सुकुरु ने हाइडा को अपने 4 दोस्तों के बारे में कुछ नहीं बताया था। एक दिन रात को हाइडा ने सुकुरु को एक कहानी सुनाई थी। कहानी बहुत वियर्ड थी। हाइडा ने बताया था कि उसके फादर, जिनका नाम भी हाइडा ही था, एक दिन बहुत दूर चले गए थे सब कुछ छोड़कर, अपने आप को ढूंढने की तलाश में। सुकुरु को लग रहा था कि कहीं हाइडा अपने पापा के नाम से अपनी ही कहानी तो नहीं सुना रहा, पर उसने हाइडा को कहानी सुनाने दी थी। हाइडा ने बताया था कि जब उसके पापा बहुत दूर चले गए थे, वो पहाड़ों में चले गए थे, वहां उन्हें एक आदमी मिला था जो बहुत अच्छा पियानो बजाता था। वो इतना अच्छा म्यूजिक क्रिएट करता था जैसे कि आप हेवन में आ चुके हो, हेवनली म्यूजिक। वैसा म्यूजिक उन्होंने कभी नहीं सुना था। पर उस आदमी की अपनी एक कहानी थी, अपनी एक आयरनी थी, अपनी एक डेस्टिनी थी। उस आदमी ने बताया था कि उसने किसी और की मौत को स्वीकार किया है और उस आदमी को अपनी जिंदगी दे दी है। हाइडा को ये सुनकर बहुत अजीब लगा था। क्या आप ऐसा कर सकते हो? उस आदमी ने कहा था, हाँ, अगर तुम चाहो तो तुम भी मुझे अपनी जिंदगी दे सकते हो और मेरी मौत को स्वीकार कर सकते हो। इस बात से हाइडा बहुत डर गया था। उस आदमी ने कहा था कि मैं तुमसे तुम्हारी जिंदगी नहीं मांग रहा, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, पूछ रहा हूँ। अगले ही दिन हाइडा घर वापस आ गया था और उसके बाद घर से दूर कभी नहीं गया था। ये कहानी सुकुरु को बहुत अजीब लगी थी, पर कहानी सुनाने के बाद हाइडा अपने कमरे में जाकर सो गया था और सुकुरु अपने कमरे में सो गया था। सुकुरु जब स्कूल में था, उसके 4 दोस्तों के साथ था, तब एक अनस्पोकन प्रॉमिस इन लोगों के बीच में था कि ये लड़के लड़कियों के बारे में कभी भी कुछ गलत नहीं सोचेंगे, हमेशा दोस्त ही रहेंगे। कुरु और शीरो को वो दोस्त से ज्यादा कुछ नहीं मानेंगे। और सुकुरु ने भी उन लोगों के लिए कभी ऐसा नहीं सोचा था, पर फिर भी ना जाने क्यों उसे शीरो और कुरो सपने में आते थे। वो उन दोनों के साथ सेक्सुअली इंटीमेट होता था। आज भी उसे ऐसा ही एक सपना आया था जिसमें वो शीरो और कुरो के साथ था। उसकी आंख हल्की सी खुली थी, उसे लगा था कमरे में कोई है। पर्दे के पीछे एक इमेज थी। कहीं ये हाइडा तो नहीं है? सुकुरु को लगा था। वो आवाज लगाना चाहता था, पूछना चाहता था, तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो? पर सुकुरु ने कुछ नहीं कहा था। आंख दोबारा लगी थी और इस बार वो हाइडा के साथ सेक्सुअली इंटीमेट था। सुबह उसकी नींद खुली तब वो समझ पा रहा था कि कुछ हुआ तो है। वो सपना था या सच में ऐसा हुआ, वो नहीं जानता था। हाइडा तो जानता ही होगा। जब वो कमरे से बाहर आया तो हाइडा ने ऐसे बिहेव किया जैसे वो कुछ नहीं जानता, पर सुकुरु को मन ही मन लग रहा था कि हाइडा जानता है। 1-2 दिन के बाद ही हाइडा कहीं गायब हो गया था, बिना कुछ बताए कहीं चला गया था। सुकुरु को लगा था शायद ये उसकी डेस्टिनी ही है, उसका कभी कोई दोस्त नहीं बन सकता। जो भी उसका दोस्त बनेगा वो बिना बोले उसे छोड़कर हमेशा के लिए चला जाएगा। पर हाइडा लौट कर आया था। सुकुरु को उसने कुछ अजीब से कारण बताए थे अपने जाने के, पर वो लौट आया था। सुकुरु के लिए यही बहुत था। कुछ दिनों के बाद वो एक बार फिर गायब हुआ था। इस बार उसने कॉलेज में इन्फॉर्म किया था, अपने हॉस्टल में भी इन्फॉर्म किया था, पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी और हमेशा के लिए चला गया था। सुकुरु इस बात से और ज्यादा डिप्रेस हो गया था। उसके लिए अब किसी से दोस्ती करना और ज्यादा मुश्किल हो गया था। अब उसे सारा मिली है और वो सारा के साथ इस रिश्ते को कायम रखना चाहता है। सारा ने उसे उसके 4 दोस्तों के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दे दी थी, कौन कौन कहाँ कहाँ है। पर एक बुरी खबर भी सुनाई थी। शीरो का 6 साल पहले एक एक्सीडेंट में देहांत हो गया। ये सुनकर सुकुरु बहुत दुखी हुआ था, पर सारा ने कहा था तुम्हें बाकी 3 लोगों से मिलना होगा, शीरो के बारे में भी जानना होगा और कारण भी पूछना होगा क्यों उन लोगों ने तुम्हें छोड़ा। सबसे पहले वो आओ से मिलने गया था, जो कि नगोया में ही लेक्सस के शोरूम में चीफ सेल्समैन था। आओ जिसकी शादी हो चुकी थी, एक बेटी थी और
दूसरा बच्चा होने वाला था। जब उसने सुकुरु को देखा था तो पहले तो पहचान ही नहीं पाया था। जब सुकुरु ने बोला तब वो समझ पाया। उसने कहा कि वो अभी थोड़ा बिजी है, पर लंच में वो सुकुरु से मिलना चाहेगा। लंच में दोनों मिले थे। तब आओ ने सुकुरु से हैरानी से पूछा था, तुम नहीं जानते कि क्यों हम लोगों ने तुमसे बात करना छोड़ा? सुकुरु ने कहा, नहीं। आओ को बहुत अजीब लगा। उसे तो लग रहा था कि शायद सुकुरु जानता है। सुकुरु ने इंसिस्ट किया। तब आओ ने बताया, शीरो ने क्लेम किया था कि जब वो टोक्यो में सुकुरु के घर गई थी, उसे टोक्यो किसी काम से जाना था, उसके पास पैसे नहीं थे, वो होटल में नहीं रह सकती थी और वो सुकुरु के घर पर रहने चली गई थी। तब सुकुरु ने ड्रिंक में मिलाकर उसे कुछ पिला दिया था और उसे रेप किया था। ये सुनकर सुकुरु बहुत हैरान हुआ। उसने कहा, क्या शीरो ऐसा कैसे कह सकती है? वो तो कभी मेरे घर आई ही नहीं। आओ ने कहा, ये तो मैं नहीं जानता, पर ये जरूर जानता हूं कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। अगर तुम ये जानते हो तो तुमने मुझसे बात क्यों नहीं की, मुझे बताया क्यों नहीं? सुकुरु के लिए ये सब कुछ बहुत ज्यादा अजीब था। तब आओ ने कहा, मैं तुमसे मिलना चाहता था, तुम्हें बताना चाहता था, पर तुम टोक्यो में रहते थे, कॉलेज में थे, तुम स्ट्रांग थे, लड़के थे, और शीरो बहुत टूट गई थी। उसने हम सबको मना किया था तुमसे बात करने के लिए, और क्योंकि वो यहीं पर थी, उसके साथ हमें डील करना था। वो लड़की थी, कमज़ोर थी, हमने उसका साथ दिया। हमें लगा तुम तो अपने आप को संभाल ही लोगे। उसे क्या पता था कि सुकुरु के लिए सब कुछ कितना मुश्किल हुआ था, वो कितने डिप्रेशन में चला गया था। ये सब लोग उसकी जिंदगी का कितना अहम हिस्सा थे। आओ ने उसे आका और कूरो के बारे में भी बताया था। आका जो कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन चुका है, कूरो जो कि अपने हस्बैंड के साथ फिनलैंड शिफ्ट हो चुकी है। उसने ये भी बताया था कि सुकुरु के जाने के बाद इन पांचों का ग्रुप टूट गया था। ज्यादा दिन तक ये लोग एक साथ नहीं रह पाए थे। अगर आपके हाथ की 5 में से एक उंगली कट जाए तो बाकी चारों को कितनी तकलीफ होगी। इन चारों को भी बहुत तकलीफ हुई थी। सुकुरु के जाने से इन चारों को बहुत दुख हुआ था और ये लोग ज्यादा दिन तक कनेक्टेड नहीं रह पाए थे। आका जो अब एक बिजनेस कर रहा है जो कि आओ को पसंद नहीं है, इसलिए वो आका से बात नहीं करता। हालांकि आका यहीं नगोया में ही रहता है। सुकुरु ने कहा था कि वो आका और कूरो दोनों से मिलने जाएगा। तब आओ ने कहा था कि जब तुम कूरो से मिलो तो उसे मेरा भी हाय कहना, बहुत टाइम से बात नहीं हुई है। सुकुरु ने तब उससे शीरो के बारे में भी पूछा था, आखिर क्या हुआ था। तब आओ ने बताया कि उस समय तो न्यूज़पेपर में बहुत आया था, शीरो का किसी ने गला घोटकर मर्डर कर दिया था 6 साल पहले। क्या मर्डर, और वो क्यों? सुकुरु ने पूछा। आओ ने कहा कि क्यों तो कोई भी नहीं जानता, पर शीरो जो कि यहाँ से दूर चली गई थी, दूसरी सिटी में अकेली रह रही थी, वहां पर बच्चों को म्यूजिक सिखाती थी, वही किसी ने उसका मर्डर कर दिया। बहुत अजीब था। घर अंदर से बंद था, कोई भी चीज छिड़ी नहीं हुई थी, किसी के भी होने का कोई भी प्रमाण वहां पर नहीं था। बस शीरो जो कि किचन फ्लोर पर मरी हुई पड़ी हुई थी। 3 दिन तक तो किसी को पता भी नहीं चला था। 3 दिन के बाद जब उसकी मदर उसके घर पर उससे मिलने पहुंची थी, तब उन्होंने दरवाज़ा तोड़वाया और वहां शीरो की बॉडी मिली। किसने ऐसा किया, क्यों किया, किसी को कुछ नहीं पता। बहुत ही मिस्टीरियस था ये। अगले दिन सुकुरु आका से मिलने पहुंचा था। आका जिसके फादर बहुत रिच नहीं थे, पर आका ने एक बहुत बड़ा लग्जूरियस ऑफिस बना लिया था, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया था। आका जो एक बहुत स्टूडियस लड़का था, क्लास में पीछे बैठता था, चश्मा पहनता था, आगे आकर बोलने की उसकी हिम्मत नहीं होती थी। इंजीनियरिंग करके उसकी एक कंपनी में जॉब लग गई थी, पर उसको लग रहा था कि उसे कुछ करना है जो यहाँ नहीं हो पा रहा। जॉब चेंज करता रहा था और फाइनली उसने अपना ये बिजनेस शुरू किया था। उसने कंपनी खोली थी, क्रिएटिव सेमिनार बिजनेस कंपनी। इस कंपनी में वो बाकी कंपनीज के एम्प्लॉयज को ट्रेन करते थे, उन्हें एजुकेट करते थे। एजुकेशन की आउटसोर्सिंग हो रही थी यहाँ पर। एम्प्लॉयज को इंस्पायर किया जाता था, उन्हें मोटिवेट किया जाता था ज्यादा काम और ज्यादा प्रोडक्टिविटी के लिए। वो आका जो क्लास में पीछे बैठता था, आजकल सामने आकर लोगों को इंस्पायर कर रहा था और उसी से वो बहुत सारे पैसे बना रहा था। आका ने भी बताया था
उसने कहा था कि वो जानता था कि सुकुरू ने ऐसा कुछ नहीं किया, पर शीरो की हालत बहुत खराब थी। उसने ये भी कहा था कि उसे लगता था कि शीरो की मेंटली हालत कुछ ठीक नहीं थी। वो बहुत अजीब बिहेव करती थी। वो एक बहुत अच्छी म्यूजिशियन थी, पर शायद वो अपने आप से कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट करती थी, ज़्यादा ही उम्मीदें थी उसकी जो फुलफिल नहीं हो पा रही थी। पता नहीं वो जिंदगी से क्या चाहती थी। एक बार जिस सिटी में वो अकेली रह रही थी, वहां आका गया था और तब उससे मिला भी था। उस दिन वो बहुत अजीब लग रही थी, जैसे वो अब पहले जितनी खूबसूरत ना रही हो। वो वहां थी पर नहीं भी थी, जैसे उसका मन कहीं और हो, जैसे उसका शरीर वहां हो पर सिर्फ शरीर, आत्मा नहीं। उस दिन वो पहले वाली शीरो नहीं थी, वो एनर्जी नहीं थी, वो एंथुजियाज्म नहीं था। बहुत अजीब लग रही थी। कुछ दिनों के बाद ही शीरो का मर्डर हो गया था। सुकुरू ने पूछा कि पर शीरो ने उसके ऊपर ये झूठा इल्जाम क्यों लगाया होगा? आका ने कहा, हो सकता है वो जेलस हो। तुम नगोया छोड़कर टोक्यो चले गए। जेलस? सुकुरू ने कहा। आका ने कहा कि कुछ भी कारण हो सकता है, पर हमें लगा कि शीरो की साइड लेना ज्यादा रियलिस्टिक है। हम सब इसी टाउन में रहते हैं, एक दूसरे को फेस करना ही पड़ेगा, इसलिए हमने तुम्हें छोड़ दिया। सुकुरू वहां से वापस आ गया था, टोक्यो आ गया था, सारा से मिला था, उसे सब कुछ बताया था। कहा था कि वो फिनलैंड जाना चाहता है कूरो से मिलने। शायद कुछ बातें उसे वहां जाकर पता चले। सारा ने कहा कि तुम चाहो तो पहले उसे इन्फॉर्म कर दो इतनी दूर जाना है। सुकुरू ने कहा, नहीं, मैं बिना बताए ही जाऊंगा। सारा और सुकुरू ने प्रॉमिस किया था कि जब वो फिनलैंड से वापस आएगा तब ये लोग बात करेंगे और आगे क्या करना है लाइफ में डिसाइड करेंगे। सुकुरू को कूरो के लिए कुछ गिफ्ट लेना था और वो शॉपिंग करने गया था। शॉपिंग करने के बाद वो कॉफी पी रहा था, बाहर गेट की तरफ ही बैठा था। तब उसने देखा था सारा एक 50 साल के दिखने वाले आदमी के साथ हाथ में हाथ लिए जा रही थी। वो बहुत हंस रही थी, बहुत खुश थी। उसके साथ तो सारा कभी इतना खुलकर नहीं हंसी थी। आखिर ये आदमी कौन है? क्या रिश्ता है उसका और सारा का? सुकुरू घर लौटा था और उसने वही क्लासिकल म्यूजिक की सीडीज निकाली थी। म्यूजिक सुना था। उसे एक बार फिर हाइडा और शीरो की बहुत याद आई थी। सुकुरू फिनलैंड पहुंच गया था कूरो से मिलने। कूरो जो अपने घर पर नहीं थी, हॉलिडे के लिए कहीं और गई हुई थी, वो वहीं पर पहुंचा था। उसके घर गया था। कूरो जिसकी शादी एडवर्ड नाम के एक लड़के से हुई है, 2 बेटियां हैं। जब वो कूरो से मिला तो वो बहुत हैरान भी हुई थी और बहुत खुश भी थी। एडवर्ड अपनी दोनों बेटियों को लेकर मार्केट चला गया था। इन दोनों को अकेला छोड़ दिया था ताकि ये लोग बात कर सकें। तब कूरो और सुकुरू इन दोनों ने बहुत सारी बातें की थी। कूरो से सुकुरू ने पूछा था कि क्यों शीरो ने ऐसा कहा होगा। कूरो ने कहा था, मैं जानती हूँ तुम ऐसा कभी नहीं कर सकते, पर ऐसा हुआ तो था। मैं उस समय शीरो के साथ बहुत समय तक थी, उसे बहुत सपोर्ट किया था। वो प्रेग्नेंट भी हुई थी, उसका अबॉर्शन भी हुआ था, उसे बहुत डिप्रेशन भी हुआ था। किसने किया मैं नहीं जानती, क्यों उसने तुम्हारा नाम लगाया मैं नहीं जानती, पर यह हुआ था, इस बात की मैं गवाह हूँ। शीरो बहुत डिप्रेशन में आ गई थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी, अकेली थी, और मैंने उसे सपोर्ट करने की पूरी कोशिश की थी। पर कुछ समय के बाद वो बहुत वियर्ड बिहेव करने लगी थी, अलग अलग रहने लगी थी। मैं बहुत कोशिश करके भी उसके साथ और नहीं रह पाई थी। तब मैंने पॉटरी का कोर्स ज्वाइन किया था और वहीं मुझे एडवर्ड मिला था। हम दोनों के बीच में प्यार हुआ था और मुझे लगा कि मुझे एडवर्ड के साथ ही ज़िंदगी बितानी है और मैं यहाँ आ गई। पर क्यों शीरो ने मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया होगा? सुकुरू ने पूछा, जिस पर कूरो ने कहा, शायद वो तुम्हें पसंद करती हो, शायद वो जेलस हो, शायद वो जानती हो मेरी फीलिंग्स के बारे में। सुकुरू ने हैरानी से कूरो की तरफ देखा था। उसने कहा, हाँ, मैं तुमसे प्यार करती थी, बहुत प्यार, पर मुझे तो ऐसा कभी नहीं लगा। सुकुरू ने कहा। कूरो ने कहा, हाँ, तभी तो जानती हूँ कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैंने इतने साइंस तुम्हें देने की कोशिश की, पर तुम इतने बेवकूफ हो, तुम्हें कुछ समझा ही नहीं। तो तुम क्या किसी लड़की को रेप करोगे? साइंस? और वो कौन से? कैसे साइंस? कूरो ने कहा, तुम बुद्धू हो,
तुम्हें कुछ समझ नहीं आता। एक लड़की एक लड़के को जब पसंद करती है तो वो किस तरह के साइंस देती है, तुम नहीं समझ पाओगे। तब इन दोनों ने एक दूसरे को बहुत देर तक हक किया था। सुकुरु ने उसे सारा के बारे में भी बताया था। उसने कहा था सारा को अपनी जिंदगी से मत जाने देना। सुकुरु ने तब उसे बताया उस आदमी के बारे में जिसके साथ सारा खुश थी, हंस रही थी। कुरो ने कहा ये बात ना उससे पूछना, ना इस बात का कोई जिक्र करना। बस सारा को इतना बताना कि वो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और तुम उसके साथ जिंदगी बिताना चाहते हो। कुरो से मिलने के बाद सुकुरु टोक्यो वापस आ गया था, पर समझ नहीं पा रहा था सारा को कैसे अप्रोच करे, क्या कहे, पूछे या ना पूछे। उसने सारा को फोन किया था, बताया था कि वो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, वो उसे बहुत प्यार करता है, उसके साथ जिंदगी बिताना चाहता है, पर एक सवाल का जवाब चाहता है, जानना चाहता है कि आखिर वो आदमी कौन था, आखिर सारा और उस आदमी का क्या रिश्ता है। सारा ने उससे 3 दिन का समय मांगा था। उसने कहा था मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगी, पर ये 3 दिन सुकुरु के लिए बिताना ही जैसे बहुत मुश्किल हो रहा था। आधी रात को एक दिन उसने सारा को फोन मिलाया था, पर काट दिया था। जब सारा का वापस फोन आया तब उसने उठाया ही नहीं और नॉवल यहीं पर खत्म होती है। आखिर सारा ने क्या जवाब दिया होगा? आखिर कौन था वो आदमी? क्या सारा उस आदमी से प्यार करती थी? फिर क्यों उसने सुकुरु को अपने दोस्तों से मिलने के लिए इंसिस्ट किया था? कहानी का एंड क्या होगा? आपको ये कहानी कैसी लगी? आपको क्या लगता है कि सारा ने सुकुरु को क्या जवाब दिया होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपको नॉवल कैसी लगी। अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कौन सी नॉवल की समरी आप मुझसे सुनना चाहते हो वो भी जरूर बताओ। हो सकता है कि आपकी पसंद की नॉवल की समरी मैं जल्दी ना ला पाऊं, थोड़ा समय लग जाए। ये नॉवल भी तो मैं आप ही के कहने से लाई हूँ। ऐसे ही आपकी पसंद की और नॉवेल्स की समरी भी मैं जरूर लाने की कोशिश करूंगी। बस आपको बताना होगा, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। इसी के साथ दीजिए इजाजत, जल्दी लौट कर आऊंगी। स्टे हैप्पी, कीप स्माइलिंग, कीप वेटिंग फॉर मी, आई विल बी बैक सून। बाय बाय, टेक केयर।